नमस्कार, ID24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो की। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने भोपाल में विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की है। अब इसके बाद कमेटी फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही इस मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस ने यूसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसके लागू होने से आदिवासी समुदाय के अधिकारों और हितों पर कुठाराघात होगा। हालांकि बीजेपी ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश करार दिया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने भोपाल में विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। अब इसके बाद कमेटी फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही इस मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसके लागू होने से आदिवासी समुदायों के अधिकारों और हितों पर कुठाराघात होगा, इसलिए इसके व्यापक प्रभावों का गहन अध्ययन जरूरी है। उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात और असम जैसे राज्यों में लागू यूसीसी के परिणामों का आकलन होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश करार दिया है, तो वहीं जीतू पटवारी का दावा है कि राज्य स्तर पर यूसीसी का राग केवल महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए छेड़ा जा रहा है। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में मंथन तेज। ड्राफ्ट कमेटी ने भोपाल में की विस्तृत चर्चा। राजनीतिक दलों और धर्म गुरुओं से संवाद। सरकार को जल्द सौंपा जाएगा फाइनल ड्राफ्ट। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी बिल। राज्यों में इससे पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उत्तराखंड में हुआ, वहाँ पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या। ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला विषय है। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ। मैं मानता हूँ कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को सुझाव देने हैं तो वे प्रशासनिक स्तर पर जाकर दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी से आदिवासी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है और मध्य प्रदेश में इसके लागू होने का सभी को स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, और ये एक लोकतांत्रिक देश में तो होना ही चाहिए। और गर्व है कि मोदी जी और मोहन जी के राज्य में अब मध्य प्रदेश में भी अब ये लागू होने वाली है। कांग्रेसियों की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनको किसी वर्ग के विकास की ही चिंता नहीं। यूसीसी में भी जब अन्य समाज और धर्म के लोगों को भी वही हिस्सा मिलेगा जो किसी और समाज को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस इसे सामाजिक और संवैधानिक प्रभावों के अध्ययन के बिना जल्दबाजी बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। अब देखना होगा कि यूसीसी का ये मसौदा राज्य की सियासत और सामाजिक विमर्श को किस दिशा में ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर शुरू किए गए मध्य प्रदेश भाजपा के बूथ गौरव अभियान पर सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। जहां भाजपा इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से जोड़ते हुए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा वैचारिक अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे इतिहास की एक तरफा व्याख्या और राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करार दे रहा है। इसी पर देखें ये खास रिपोर्ट। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर शुरू किए गए मध्य प्रदेश भाजपा के बूथ गौरव अभियान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से जोड़ते हुए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा वैचारिक अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे इतिहास की एक तरफा व्याख्या और राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़ा 23 जून से 6 जुलाई तक बीजेपी का प्रदेश व्यापी अभियान, बूथ स्तर पर गौरव दिवस का आयोजन, जिला और मंडल स्तर पर बौद्धिक सत्र, डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर चौराहों, उद्यानों व मार्गों का नामकरण, राष्ट्र निर्माण और कश्मीर नीति पर फोकस, धारा 370 की समाप्ति के ऐतिहासिक सफर पर चर्चा, बीजेपी की नई पीढ़ी को जोड़ने की रणनीति। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ सत्याग्रह किया, उनकी विचारधारा और उनकी दृढ़ता के कारण ही आज कश्मीर भारत का अंग है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हम सब लोग उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। नई पीढ़ी उनके बलिदान को याद करे और इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने जीवन को हर समय लगाने के लिए तत्पर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। उधर कांग्रेस इस अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता थे। भाजपा से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। उनका देश की आजादी में भी कोई योगदान नहीं रहा। वे बंगाल की मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। इतिहास की ये चीजें भी सामने आनी चाहिए। भाजपा हमेशा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती रही है और ये पूरा अभियान भी एक राजनीतिक संदेश गढ़ने और स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक इतिहास को सीमित करने की कोशिश है। वो तो जो है जनसंघ के नेता थे, भाजपा से तो उनका कोई वास्ता कभी रहा नहीं। तो भाजपा अगर उन्हें मनाना चाहती है तो मनाए, लेकिन श्यामा प्रसाद जी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। वो तो आजादी के विरोधी थे और एक स्टेज पर उन्होंने जो है बंगाल के बंटवारे का समर्थन किया। तो ये जो है ये चीजें भी सामने आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि वो जो है मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे बंगाल की और फजलुल हक की मंत्रिमंडल में वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये इतिहास भी लोगों को जानना चाहिए। बहरहाल इस अभियान पर सियासी तकरार तेज है। कांग्रेस इसे इतिहास की चयनित व्याख्या बता रही है, जबकि भाजपा इसे विचारधारा और संगठन को मजबूत करने की कवायद कह रही है। ऐसे में यह अभियान अब विचारधारा बनाम राजनीति के टकराव का नया मंच बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासी हलचल अब चरम पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में ये कहा है कि प्रदेश में यूसीसी का पहला ड्राफ्ट 5 जुलाई 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। सरकार का ये दावा है कि इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है और करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अपने सुझाव भी दिए हैं। हालांकि कांग्रेस इन आंकड़ों को अब झूठा करार दे रही है। इसी पर देखें ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि प्रदेश में यूसीसी का पहला ड्राफ्ट 5 जुलाई 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है और करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिनमें से 90% से अधिक लोग यूसीसी के पक्ष में बताए जा रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठा करार दे रही है, वहीं सरकार दावा कर रही है कि मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं भी यूसीसी के समर्थन में हैं। ये कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। यूसीसी पर सरकार की बड़ी पहल, 9 लाख से ज्यादा लोगों ने दिए सुझाव, 90% से अधिक समर्थन का दावा। 5 जुलाई तक तैयार होगा पहला ड्राफ्ट। ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव प्रक्रिया पूरी। 3.5 करोड़ लोगों को भेजा गया एसएमएस लिंक। अल्पसंख्यक समुदाय से भी मिले सुझाव। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा बिल। समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं। उनमें से 90% के करीब सुझावों में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। उधर कांग्रेस यूसीसी को लेकर गंभीर आपत्तियां जता रही है। पार्टी का कहना है कि ये कानून आदिवासी समुदायों की परंपराओं, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना व्यापक सहमति के इस तरह का कानून लागू करना संवैधानिक भावना के खिलाफ होगा। पार्टी ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। यूसीसी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है। यूसीसी की मूल भावना, आप उससे खिलाफ चले जाते हैं कि आप आदिवासियों का अधिकार भी मारेंगे। मुस्लिम समाज के अधिकारों को छीनने की बात करते हुए बीजेपी के नेता खुले नजर आते हैं। जहां जहां यूसीसी को लाया गया है वहां ये पूरी तरह से भेदभाव से भरा है। सिर्फ एक समुदाय विशेष को अगर टारगेट करना उद्देश्य है तो ये कितने भी आंकड़े ले आए, कितने ही प्रतिशत बता दें, सिर्फ और सिर्फ मूल भावना विवाद चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये आंकड़े झूठे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां सरकार इसे सुधार और समानता का मॉडल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे संवेदनशील सामाजिक ढांचे में बदलाव का जोखिम मान रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाला ड्राफ्ट इस बहस को कितना स्पष्ट कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इन दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र, संवैधानिक और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया था। अब पार्टी का यह दावा है कि लोकतंत्र सेनानियों और मीसाबंदियों के संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना संभव हो सकी है। देखें इस रिपोर्ट में। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया था। उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों विपक्षी नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। पार्टी का दावा है कि लोकतंत्र सेनानियों और मीसाबंदियों के संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना संभव हो सकी। आपातकाल केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या का प्रयास था। इसी कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि नई पीढ़ी को लोकतंत्र पर आए उस संकट की जानकारी मिल सके। आपातकाल की 51वीं बरसी पर विशेष कार्यक्रम। रविंद्र भवन में होगा मीसाबंदी सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे मुख्य अतिथि। लोकतंत्र सेनानियों का किया जाएगा सम्मान। करीब 2000 मीसाबंदी परिवार होंगे शामिल।
लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष तपन भौमिक रहेंगे मौजूद। आपातकाल के संघर्ष को किया जाएगा याद। लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वालों का सम्मान। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन हार गई और न्यायालय ने उनके खिलाफ दिया तो उनने आपातकाल लगाकर देश को बंदी बना दिया। जो कांग्रेस और जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकतंत्र को बंदी बना सकते हैं, उस कांग्रेस से लोकतंत्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज के दिन हिंदुस्तानियों को इस बरसी के माध्यम से इंदिरा के काले कानून और लोकतंत्र को बंदी बनाने वाला जैसा आज आपातकाल का दिन है, इसको याद भी रखो। आने वाली पीढ़ी को भी बताओ कि किस तरह आजाद भारत को बंदी बनाने का महापाप कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी ने किया। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आपातकाल के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए बार बार उठा रही है, जबकि आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं को रोजगार जैसे बड़े मुद्दे मौजूद हैं। सरकार इन वास्तविक समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपातकाल की चर्चा कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि 1977 में जनता ने आपातकाल पर अपना फैसला सुना दिया था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन 1980 में जनता ने भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में बैठाकर अपना मत भी स्पष्ट कर दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान समय में देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष की आवाज को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी, नौकरी, ये सब है नहीं, तो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और अब आपातकाल मिल गया। आपातकाल का मामला उस समय खत्म हो गया। अब 77 में आपातकाल को जनता ने गलत माना तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस भरा दिया था, लेकिन 80 में उसका जवाब दे दिया, नहीं वो ठीक था। थम्बिंग मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी को कांग्रेस जिता दिया। ये मामला उसी दिन 80 में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन खत्म हो गया। अभी तो अघोषित आपातकाल है। न कोर्ट सुन रहा है, न शासन सुन रहा है, न चुनाव आयोग सुन रहा है। तो ये आपातकाल तो अब है। बहरहाल आपातकाल की 51वीं बरसी पर इतिहास और राजनीति एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इसे लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय की याद के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आपातकाल की ये बहस इतिहास की समीक्षा है या फिर वर्तमान राजनीति का नया हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जहां दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस दल बदल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रही है। इसी पर देखें ये खास रिपोर्ट। बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे। ऐसे में कांग्रेस अब दल बदल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका। अब विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सदस्यता पर फैसला। दल बदल मामले में स्पीकर के पाले में गेंद। बीजेपी बोली दबाव से नहीं, प्रक्रिया से होगा फैसला। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही ये सारी नियम व्यवस्थाएं जब बनी थी तब कांग्रेस ही थी, हम लोग तो थे ही नहीं कि तो खुद ही वो बोलते हैं। तो जैसे तुमने नियम बनाए थे वैसे नियम चल रहे हैं और वैसे नियमों का पालन हो रहा है। वैसे ही नियम माननीय न्यायालय करता है, वैसे ही माननीय विधानसभा करती है, वैसे ही नियम कानून से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन होता है। अपने पक्ष में निर्णय अच्छा हो तो गदगद और नहीं हुआ तो हमारी कोई सुन नहीं रहा, ऐसा थोड़ी होता है। एक हाथ से ताली भी बजती, दोनों से बजती। उधर कांग्रेस का कहना है
कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भाजपा का खुलकर समर्थन किया है। इसीलिए दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्पीकर से जल्द फैसला लेने और बीना में उपचुनाव कराने की मांग दोहराई है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। कांग्रेस का आरोप है कि मामले को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जो हमारी प्रेयर थी, हमारा कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है। कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है। निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल निर्मला सप्रे का मामला अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिका है। कांग्रेस सदस्यता रद्द कर उपचुनाव की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी इसे कानून के तहत चल रही प्रक्रिया बता रही है। ऐसे में अब सबकी नजर स्पीकर के फैसले पर है, जो इस सियासी विवाद की अगली दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अब तक आपने परीक्षा को सिर्फ नौकरी पाने या फिर पढ़ाई पूरी करने की शर्त के तौर पर ही देखा होगा, लेकिन अब संगठन की राजनीति में भी परीक्षा की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब नेता बनने और संगठन में आगे बढ़ने के लिए भी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावटी कवायद करार दे रही है। इसी पर देखें ये खास रिपोर्ट। अब तक आपने परीक्षा को सिर्फ नौकरी पाने या पढ़ाई पूरी करने की शर्त के तौर पर देखा होगा, लेकिन अब संगठन की राजनीति में भी परीक्षा की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब नेता बनने और संगठन में आगे बढ़ने के लिए भी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी। बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहले डिजिटल प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद पार्टी के संगठन ऐप के जरिए परीक्षा देनी होगी। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावटी कवायद करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इससे कार्यकर्ताओं को विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और सरकारी योजनाओं की बेहतर समझ मिलेगी, जिससे जमीनी स्तर पर कामकाज और प्रभावशीलता बढ़ेगी। बीजेपी संगठन में डिजिटल प्रशिक्षण और परीक्षा अनिवार्य। 7 लाख कार्यकर्ताओं को देना होगा ऑनलाइन टेस्ट। संगठन ऐप के जरिए होगा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। पाठ्यक्रम में पार्टी विचारधारा, संगठन इतिहास और नेतृत्व शामिल। केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पास करने पर मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ही होगा पद और टिकट का आधार। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। उस संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन परीक्षा भी हो रही है, जिसमें अधिकांश कार्यकर्ता मेधावी श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के लिए भी एक एसेट होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित ही आधुनिक दौर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा अभियान है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी की इस डिजिटल परीक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए इसे शक्कर की गोली बताया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले मिस कॉल सदस्यता में फर्जीवाड़ा और अब संगठन में परीक्षा बीजेपी का नया शिगुफा है। इस पूरी कवायद का मकसद बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाकर एक नई राजनीतिक कहानी गढ़ना है, जिससे जनता गुमराह हो सके। भारतीय जनता पार्टी जो है नई जो है शक्कर की गोलियां बनाती रहती है। पहले तो इस पार्टी ने जो है मिस कॉल पे लोगों को सदस्य बनाया। उनमें जब आधे आपराधिक निकले तब जाके उनको ख्याल आया कि जो है कार्यकर्ता का वेरिफिकेशन जरूरी है। ट्यूबलाइट उनकी देर से जली। ईश्वर करे अब वो परीक्षण करके और ठीक कार्यकर्ताओं को जो है चुने तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की ये डिजिटल परीक्षा व्यवस्था, जहां संगठन को तकनीकी और अनुशासित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताई जा रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सियासी दिखावा और मुद्दों से भटकाव करार दे रहा है। अब देखना होगा
कि ये नई प्रणाली वास्तव में संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता बढ़ाती है या फिर राजनीतिक बहस का एक और नया अध्याय बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। तो द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।